हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल इन्फो में। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ 402 क्लास 10th के लिए गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जिसको आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे, जो कि आपको 13 मार्च को एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो कि आने वाले 13 मार्च को आपका एग्ज़ाम है क्लास 10th का IT का। तो उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें लूँगा, जो कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों से होगा। अगर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले से पढ़ाई की हुई होगी और ये आपका क्विक रिकॉल होगा या क्विक रिवीजन होगा, जिसमें आपको जल्दी जल्दी सारी मतलब पूरे सिलेबस को, ओवरऑल सिलेबस को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा और पूरा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, आपको लास्ट रिवीजन देखना है या फिर मतलब जो भी मैं बताऊँगा इसको, तो आप पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपका अच्छा खासा तैयार हो जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें मैं कुछ चीज़ों को नहीं कराया हूँ, जैसे कि क्वेरी को नहीं कराया हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको इसमें लगभग सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो पार्ट ए और पार्ट बी से, जबकि सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन जो है पार्ट बी से पूछा जाएगा, इसलिए मैं पार्ट बी को ज़्यादा क्वेश्चंस लिया हूँ और पार्ट ए से क्वेश्चंस कम लिया हूँ। तो वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और अगर कोई क्वेश्चन मुझे डाउट लगेगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको जो है कि ऑनलाइन करके बता दूंगा, या फिर अगर आपको कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इस पूरे वीडियो की जो PDF है वह कहाँ पर मिलेगी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो आप वीडियो को देखते जाइए ध्यान से। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402, सबसे पहला चैप्टर आपका पार्ट ए का जो पहला चैप्टर है वो कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उसको हम नहीं देखते हैं। जो कि यूनिट 2 है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज़ अ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर दैट कॉज बॉडली और मेंटल टेंशन। स्ट्रेस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। देखिए स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस एक ऐसी मतलब एक तरह का टेंशन होता है, इमोशनल फैक्टर होता है जो हमारे फिजिकल या मेंटल तरीके से हमको डिस्टर्ब करता है या टेंशन होती है। और स्ट्रेस जो होता है ये एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मैनेज योर स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए वी कैन मैनेज आवर स्ट्रेस विद हेल्प डूइंग सम वर्क। क्या क्या करके कर सकते हैं आप। योगा करके आप स्ट्रेस को, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, योगा करके स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वैकेशन पे जा सकते हैं फ्रेंड और फैमिली के साथ, और नेचर वॉक कर सकते हैं, मतलब आप बगीचे में या फिर कहीं गार्डन में टहल सकते हैं। इसके बारे में कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है, राइट एनी 3 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। वही सेम क्वेश्चन है और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें है, योगा, मेडिटेशन, वैकेशन और ये सब चीज़ें हैं। और नेक्स्ट है, व्हाट आर टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब किस तरीके से हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान सकते हैं। तो देखो आपको स्ट्रेंथ अगर जानना है तो उसके लिए थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट। मतलब ऐसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसमें आप अक्सर करके सक्सेस होते हैं, सफलता आपको मिलती है। थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू। मतलब कि लोग आपके बारे में क्या अच्छा सोचते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, उसके बारे में आप सोचिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। मतलब आप टाइम लेकर के सोचिए कि आप क्या अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, और अपनी वीकनेस जानने के लिए पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल एंड द थिंक यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू डू। मतलब कोई ऐसा काम जो करने में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, तो उसके बारे में सर्च करिए तो आपको वीकनेस को बताता है। लुक एट द फीडबैक अदर यूजुअली गिव यू। मतलब कुछ लोग आपको बताते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपकी कमी बताते हैं, तो उसको ध्यान से सुनिए, उसको मतलब जानिए आपकी क्या है। बी ओपन फीडबैक एंड एक्सेप्ट वीकनेस विदाउट फीलिंग लो अबाउट इट। मतलब अगर आपको कोई बताता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपको उसके मतलब इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी कमियों को, और उसके बाद अपने मतलब जो भी बात को है कोई कुछ कहता है आपको तो उसे एक्सेप्ट करिए और बिना उसके बारे में टेंशन लिए। ठीक है, अगर आपको कोई कुछ बता रहा है तो उसको सुनना चाहिए। नेक्स्ट आपका है, ये आपके वीकनेस को बताता है मतलब जानना हो वीकनेस कैसे क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। मतलब इंटरेस्ट क्या होता है और एबिलिटी क्या होती है। देखिए इंटरेस्ट क्या होता है कि जो काम आपको करने में अच्छा लगता है, जो फ्री टाइम में आप करते हैं वो आपका इंटरेस्ट होता है, और जो आपकी योग्यता होती है जिसके थ्रू आप कोई अर्निंग कर सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं वो आपकी एबिलिटी होती है। लेकिन देखिए इसमें मैं बता देता हूँ इंटरेस्ट क्या है। थिंक दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक यू हैप्पी। मतलब ऐसा काम जो आपको करने से खुशी मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। तो उसके बाद थिंक यू क्यूरियस अबाउट वुड डू इवन इफ़ नो वन आस्क्ड यू टू डू इट। मतलब कोई आपको नहीं पूछता भैया ये काम करना है कि नहीं करना, फिर भी आप करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। और उसके बाद एबिलिटी देखिए क्या है,
एबिलिटी एंड एक्वायर आर नेचुरल कैपेसिटी, मतलब आपकी एक कैपेसिटी होती है वो आपकी एबिलिटी होती है। इनेबल यू टू परफॉर्म पर्टिकुलर जॉब टास्क विद कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी, मतलब अपना जॉब जो करते हैं वह जो चीज़ें आपको जो आपको जॉब करते हैं, अभी मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी ये एबिलिटी है, टीचिंग करना मेरी क्या है एबिलिटी। और इंटरेस्ट की बात की जाए तो मेरा इंटरेस्ट है सॉन्ग सुनना, या फिर मेरा इंटरेस्ट है टाइपिंग करना, तो ये सारी चीज़ें आपके इंटरेस्ट में आती है। और एबिलिटी मतलब मैं जो करता हूँ, जो जॉब में करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ़ाइन करना, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। इन तीनों को डिफ़ाइन करता हूँ मैं, बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो इसके बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ द ओनली मोटिवेशन दैट हेल्प्स यू टू रीच आवर गोल्स। इट इज़ द एबिलिटी टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर पीपल इन आर सिचुएशन। मतलब सेल्फ मोटिवेशन का मतलब यह हुआ कि अपने गोल को अचीव करने के लिए आप कोई काम करते हैं बिना किसी और के इन्फ्लुएंस से, मतलब बिना किसी और के प्रभाव में आए अपना कोई काम करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू मॉनिटर एंड मैनेज योर एनर्जी स्टेट्स, इमोशन, थॉट्स, बिहेवियर इन वेज दैट एक्सेप्टेबल एंड प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट सच एज मेंटेनिंग वेल बीइंग, लविंग रिलेशनशिप एंड लर्निंग। मतलब सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है कि आप जो है अपने इमोशंस को, भावनाओं को बहुत ही मैनेज करके चलते हैं और अपने जो कि खुद को मॉनिटर करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपका मतलब बिहेवियर कैसा है, आपका इमोशंस कैसा है, उसको मतलब मेंटेन करके चलते हैं, तो आपका जो होता है सेल्फ रेगुलेशन होता है। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? देखिए लास्ट जो आपका पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज ए बीइंग अवेयर, हैविंग अ परसेप्शन अबाउट योर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट, बिलीफ, मोटिवेशन एंड इमोशन। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब खुद के बारे में जानना। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मीन्स स्वयं, अवेयरनेस मतलब जानना, अपने खुद के बारे में आपको जानना, अपने खुद के बारे में आपको अवेयर रहना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। राइट क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, मतलब कि वह जानते हैं भैया कि उनको लाइफ से क्या चाहिए। जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं दे आर फोकस्ड, वे क्या होते हैं? फोकस्ड होते हैं। दोनों व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, मतलब वो जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब क्या काम करना चाहिए क्या काम नहीं करना चाहिए, दैट इज सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल दियर ड्रीम्स, मतलब वो अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वो काम करते हैं और उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाउ कैन यू बिल्ड योर सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन कैसे बिल्ड करना चाहिए? देखिए, फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को आप पहचानें और सेट एंड फोकस योर गोल, अपना गोल सेट करिए और उस पर जो है कि फोकस्ड रहिए। देखिए मैं इसमें वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, खींच नहीं रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं जो आपको मैं टू द पॉइंट बता रहा हूँ ताकि जो आप एक बार में समझ सकें और फिर एग्जाम में लिख सकें। बाकी अगर मुझे बताना रहेगा तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताने लगूँगा, गोल के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ टू द पॉइंट बता रहा हूँ ताकि वीडियो का थोड़ा छोटा हो और आपको इसको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट वगैरह जहाँ भी लेना चाहें वह ले सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में ईजी हो जाए। उसके बाद है डेवलप अ प्लान डेवलप करना चाहिए टू अचीव योर गोल्स, मतलब गोल्स के अचीव करने के लिए आपको जो है कि उसके लिए लगना चाहिए। स्टे लॉयल टू योर गोल्स, अपने गोल्स के प्रति आपको लॉयल होना चाहिए, मतलब आपको गोल के को लेकर आपको लॉयल होना चाहिए कि हाँ मतलब कि मैंने ये गोल सेट किया है तो उसके लिए मैं मेहनत करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं बस गोल सेट किया और लिख के लोगों को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मुझे ये करना है लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ उसे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई गोल्स? गोल्स का मतलब क्या होता है उसके बारे में देखिए। गोल्स दे आर सेट ऑफ ड्रीम्स विद डेडलाइन टू गेट देम, फॉर एग्जाम्पल सेविंग पॉकेट मनी टू बाई अ फेवरेट मोबाइल फ़ोन बाई पर्टिकुलर डेट। मतलब कि गोल क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर डेट को आप सेट कर दीजिए, भैया इस डेट तक हमको ये काम करना है, दैट इज कॉल्ड गोल, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू सेट योर गोल, अपना गोल कैसे सेट करना चाहिए। इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू अचीव देम। मतलब कि आप अपने गोल को सेट कर सकते हैं, मुझे क्या क्या लाइफ में अचीव करना है, उसको लिखिए और फिर उसको कैसे फॉलो करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में वर्क करना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाई एन इंडिपेंडेंट पर्सन? जो एन इंडिपेंडेंट पर्सन मतलब जो स्वतंत्र पर्सन होते हैं उनके बारे में क्या? एन इंडिपेंडेंट पर्सन एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स एंड वर्क्स ऑन देम। मतलब जो इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं वह क्या करते हैं? अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और उस पर वर्क करते हैं। टेक इनिशिएटिव बाई हिमसेल्फ, वह खुद का वर्क करते हैं और उस पर इनिशिएटिव लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, दैट इज़ इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाई टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज़। मतलब आपको अलग अलग काम करना है तो उसके लिए टाइम डिसाइड कर देना, भैया हमको इस टाइम में यह काम करना है, इस टाइम में यह काम करना और इस टाइम में यह काम करना, उसके विपरीत आपको कोई काम नहीं करना है, ठीक है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट।
What is important of time management? Time management skill help you to reduce stress and priorities your time. मतलब अगर आप टाइम मैनेजमेंट पहले से करते हैं, आप पहले से डिसाइड किए होते भैया कि मुझको इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे वो इस दिन ये पढ़ना है, और उसको आप फॉलो किए होते, तो फिर आपको जो है कि उसको अगर आपने ऐसा किया है तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगा इस समय। अगर आप किसी चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट को टाइम सेट करते हैं, शेड्यूल सेट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो फिर आपको बाद में स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपने सारे काम समय से किए हैं। नेक्स्ट आपका बेसिक ICT स्किल्स। बेसिक ICT स्किल्स का आपका पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। क्या है? ICT स्किल्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट, रन आवर बिजनेस एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हेंस every person needs to acquire ICT skills and build them to stay updated with the latest software and application। मतलब क्या होता है कि जैसे जो ICT आज के समय में है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, ये क्या होता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे मतलब फैमिली है, फ्रेंड है, लोगों से कनेक्टेड रहने के लिए भी हमको ICT की आवश्यकता है। और हमको कोई जॉब, अगर हमारा कोई बिजनेस है तो उसमें भी उसको ग्रो करने के लिए या उसको अच्छे तरीके से रन कराने के लिए भी हमको क्या होता है, ICT की ज़रूरत पड़ती है, IT की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर की। डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात हम करते हैं, द पार्ट विच कैन नॉट बी सीन बट इट मेक्स हार्डवेयर टू वर्क इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मतलब जो पार्ट ऐसा होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, लेकिन वह हार्डवेयर को वर्क करने के लायक बनाता है या काबिल बनाता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल क्या है, विंडोज, MS ऑफिस, ETC। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर द फिजिकल पार्ट्स दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। इट इज़ द मशीनरी ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर मशीनरी होती है उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वह क्या होता है, हार्डवेयर होता है। इस तरह के कीबोर्ड है, मॉनिटर, CPU, ये सब चीज़ें हैं। व्हाट डू यू मीन बाई बूटिंग? बूटिंग क्या है? बूटिंग a computer is to load an operating system OS into the computer main memory or RAM, it's called booting। मतलब जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय जो है कि कंप्यूटर जब ऑन होता है और वह जो OS होता है वह कंप्यूटर के मेन मेमोरी में रन करता है, तो उस समय क्या होता है, बूटिंग होती है। और बूटिंग क्या होती है, दो तरीके की होती है, कोल्ड बूटिंग होती है और एक वार्म बूटिंग होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है बता दूं आपको, कि कोल्ड बूटिंग होती है जब आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद पड़ा हुआ है तो उस समय वो कैसा होगा, ठंडा होगा। अगर वो काम नहीं कर रहा है, बंद पड़ा हुआ है, दैट इज़ उस टाइम क्या होगा, ठंडा होगा, कोल्ड होगा। जब उसको आप ऑन करेंगे तो दैट इज स्विच ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। सिंपल सा इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो स्विच ऑन कंप्यूटर दैट इज कोल्ड बूटिंग एंड रीस्टार्ट द कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। तो अगर कंप्यूटर चल रहा है तो वह हीट होगा, वार्म होगा, और उसको उस समय बंद करके पुनः चालू करेंगे, दैट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। नेक्स्ट आपका है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ़िल्टर की एंड टॉगल की इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। मतलब कि फ़िल्टर की और टॉगल की के बारे में बताना है। तो फ़िल्टर की देखिए एक्सेसिबिलिटी का फंक्शन है, यह सिंपल सी बात है। कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ रिपीटेड स्ट्रोक्स मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल विद हैंड टर्मर्स। मतलब कोई ऐसा आदमी है जिसका हाथ काँप रहा है, अगर वह टाइप कर रहा है तो एक ही बार में गलती से उससे F 2 बार दब गया। मान लो फ़िल्टर लिखना है FILTER फ़िल्टर उसको लिखना, लेकिन उसने गलती से F 2 बार दबा दिया या फिर L 2 बार दबा दिया, तो वो ऑटोमेटिक इसको रीड करके उसको एक ही बार कंसिडर करता है, दैट इज कॉल्ड फ़िल्टर की। उसके बाद टॉगल की क्या है? टॉगल की का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आप अगर कोई वर्ड लिखते हैं तो उसमें कुछ कैपिटल लिखना होता है, कुछ स्मॉल लिखना होता है, तो वो टॉगल की होता है। जैसे कि आपको केस उसका चेंज करना, दैट इज़ टॉगल की। मतलब कहीं स्मॉल, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा लॉक लिखा, LOCK लॉक, तो लॉक में जो है टॉगल की का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे शिफ्ट दबा के हम L को कैपिटल कर लेते हैं और ये OCK। तो जब ये बटन की प्रेस होती है, जैसे कैप्स लॉक हुआ, नम लॉक हुआ, स्क्रॉल लॉक हुआ, इस तरह की जो बटन है जब ये प्रेस होगी तो क्या करेगा, साउंड का आवाज़ आएगा उस समय, बीप का। और यह क्या होता है, टॉगल की जब उसका ऑन होता है। तो देखो, इट इज़ एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज़ डिज़ाइन फॉर पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट, मतलब जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ है। व्हेन टॉगल कीज इज टर्न ऑन, जब टॉगल की ऑन होगा तो यह एक इमिट साउंड निकलेगा। कैसा? कैप्स लॉक ऑन होगा तब, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर फाइल एंड फोल्डर। फाइल और फोल्डर क्या होता है? फाइल, अ फाइल ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग स्टोर्ड ऑन द सिस्टम। जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड फाइल। और फोल्डर क्या होता है कि स्टोरेज एरिया दैट स्टोर सिमिलर फाइल एट वन प्लेस। मतलब एक तरह की फाइल को स्टोर करता है, वह क्या होता है, फोल्डर होता है। सब फोल्डर क्या होता है कि फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है दैट इज कॉल्ड सब फोल्डर। अ फोल्डर कंटेंट विद इन अनदर फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर।
नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बैकअप। बैकअप क्या होता है? जैसे देखिए कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूँ। बैकअप क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर आप चला रहे हैं, कंप्यूटर में आप कोई फाइल वगैरह इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं, तो उस फाइल को क्या करना है आपको कि जैसे आप उस फाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको क्या करना होता है कि आप कंप्यूटर की उस फाइल को किसी पेन ड्राइव या फिर कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, ताकि दोबारा से आपको अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो जाए या फिर प्रॉपर काम न करे तो उस फाइल को आप कहीं और से एक्सेस कर सके किसी और तरीके से। दैट इज़ कॉल्ड बैकअप। उस फाइल को रखने को बैकअप बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक अलमारी है, अलमारी में आपकी ढेर सारी बुक रखी हुई हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया एक काम करो कि आईटी की बुक इसमें से निकालो, तो अगर आपने उसको सब तरीके से नहीं रखा हुआ है, उल्टा सीधा इधर उधर बुक रखा हुआ है, तो आपको सर्च करने में काफ़ी टाइम लगेगा आईटी की बुक है कहाँ पर। लेकिन अगर वही आप उसको रीअरेंज करके ढंग से रखें या कोई बुक को अपनी, तो आपको पता होगा कि आईटी की बुक कहाँ पर है। मैं कहूँगा आईटी की बुक निकालिए, तो रीअरेंज जब किए रहेंगे तो आप आईटी की बुक तुरंत निकाल देंगे। तो उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम आपका स्लो काम करने लगता है जब उस पर ढेर सारे वर्क होते हैं तो। लेकिन जब उसको हम डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन कर देते हैं तो फाइलों को रीअरेंज कर देता है और इस तरह से कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट काम करने लगता है। देखिए डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन रिमूव ऑल अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दैट स्लो डाउन द कंप्यूटर, इट इज़ रीअरेंज द फाइल इन अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। देखिए ये रीअरेंज करने का काम करता है। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पर आते हैं। यह क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाई एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट एंड रन अ बिजनेस विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड प्लानिंग। यह क्या होता है? एंटरप्रेन्योर की डिफिनेशन है, मतलब यह एक इंडिविजुअल होता है जो बिजनेस को रन करता है और उस पर प्लानिंग करता है। व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका? प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर वेयर एज द एंटरप्रेन्योर नीड टू सोसाइटी टू परचेज वाट एवर दे ऑफर फॉर देम टू सर्वाइव। मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है, अगर उसको सोसाइटी में अगर वो अपना कोई बिजनेस कर रहा है, सोसाइटी से वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि लोग उसका सामान को परचेज करें और उनके लिए वो ऑफर बनाए और चीज़ें करें, ठीक है, उनके लिए प्रोडक्ट बनाए। व्हाट डू यू मीन बाई एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग बिजनेस और बिजनेस वाइल बिल्डिंग एंड स्केलिंग टू इट जनरेट प्रॉफिट। प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए जो बिजनेस किया जाता है दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप प्ले एंड इन्फ्लुएंशियल रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री। कंट्री की लिविंग को बढ़िया करने के लिए, अच्छा करने के लिए वो क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोग मतलब काम करते हैं। व्हाट आर क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी क्या होती है? वो पैशनेट होता है, पैसन होता है, स्ट्रांग वर्क एथिक्स होता है, स्ट्रांग पीपल स्किल्स होता है, डिटर्मिनेशन होता है, क्रिएटिविटी होता है, कम्पिटिटिवनेस होता है, कंपटीशन उसमें होता है, सेल्फ स्टार्टर होता है, ओपन माइंडेड होता है, कॉन्फिडेंस होता है, डिसिप्लिन होता है। ये सारी चीज़ें क्या होता है? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ हैं। मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिथ क्या है? देखिए देयर आर सर्टेन मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप लिस्टेड बिलो। क्या क्या चीज़ें हैं? अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं भैया ऐसे होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, तो ऐसा नहीं होता है। मिथ का मतलब ये होगा कि हम लोग जो सोचते हैं वो गलत होता है। तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप टेक लॉट्स ऑफ रिस्क, मतलब बहुत सारा रिस्क लेते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। एंटरप्रेन्योर डू नॉट हैव पर्सनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ नहीं होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स आर ओनली मोटिवेटेड बाय मनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। पार्ट बी पर आते हैं। पार्ट ए देखिए आपका खत्म हो गया। पार्ट बी आपका है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, सबसे पहले स्टार्ट होता है। 4 पार्ट हैं इसमें। पार्ट बी में 4 यूनिट है, कौन कौन सी है तो मैं आपको नेक्स्ट बताते जा रहा हूँ, ठीक है। और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्रोसेसर। मेन आपका पहला क्वेश्चन यही है, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस of creating, editing and formatting of text document. The application that are used for word processing are known as word processor, ठीक है। इसमें आपका वर्ड प्रोसेसिंग भी हो गया, वर्ड प्रोसेसर भी हो गया, दोनों। नेक्स्ट है एक्सटेंशन नेम ऑफ फाइल। अलग अलग फाइलों का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? देखिए क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट। जेपीजी और पीएनजी या इमेज के लिए फाइल होता है। .docx वर्ड फाइल होता है। .xls और .xls एक्सेल के लिए होता है। .odt लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए। ODS लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी कोशिश करूँगा समझाने के लिए। व्हाट इज स्टाइल। स्टाइल क्या है? और स्टाइल इज़ अ प्री डिफाइंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स। मतलब जो आप टेक्स्ट लिखते हैं वर्ड में, उसको अलग अलग स्टाइल देने के लिए स्टाइल का ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। और ये जो है कि फॉन्ट को स्टाइल देने के लिए, उसका कलर और टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो सारे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या यूँ कह लीजिए गेस्ट पेपर है, ठीक है। आपको इसी में से क्वेश्चन, आपको 60 to 70% क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। बस मैंने इसमें क्वेरी नहीं कराया है, बाकी सारी चीज़ें मैं इसमें कवर किया हूँ, ठीक है। हाउ टू क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल।
अब स्टाइल को कैसे अप्लाई करना है, प्रेस F11, स्टेप्स देखिए उसका है स्टाइल को अप्लाई करने के लिए। प्रेस F11, सेलेक्ट द आइकन टू सेलेक्ट द टाइप्स ऑफ स्टाइल यू वांट टू क्रिएट, मतलब कि आप जो स्टाइल लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए। डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द स्टाइल फ्रॉम द लिस्ट, उस लिस्ट पर क्लिक कर दीजिए डबल क्लिक, और वह स्टाइल आपके टेक्स्ट पे लग जाएगी। हाउ टू इंसर्ट इमेजेस इन डॉक्यूमेंट, मतलब इमेज अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, क्लिक ऑन इंसर्ट मेनू, क्लिक ऑन इमेज ऑप्शन और लोकेट इमेज एंड सेलेक्ट, इमेज को लोकेट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पर क्लिक करेंगे और इमेज आपका इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट्स आर प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट विद प्री डिफाइंड लेआउट, फॉर्मेटिंग स्टाइल, ग्राफिक एंड अदर इन्फॉर्मेशन। देखिए टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट एक तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके वर्ड में पहले से सेट होती हैं डॉक्यूमेंट में। जैसे आपको बायोडाटा बनाना है तो बायोडाटा बनाने के लिए आप पूरी चीज़ें लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा बायोडाटा, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं और फिर नीचे आप नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, सारी चीज़ें डिटेल्स भरते हैं। लेकिन अगर आप टेम्पलेट का यूज करेंगे तो पहले से टेम्पलेट बना बनाया होता है, उस पर क्लिक करिए, बायोडाटा का टेम्पलेट चाहिए, बायोडाटा पे क्लिक करिए, सारा कुछ पहले से बना बनाया फॉर्मेट मिल जाएगा, उसमें अपना डिटेल्स भर दीजिए, नेम लिखा होगा उस पर सामने नेम लिख दीजिए, केवल एडिट करना होता है। नेक्स्ट है हाउ टू यूज़ प्री डिफाइंड टेम्पलेट। प्री डिफाइंड टेम्पलेट यूज कैसे करते हैं, क्लिक ऑन फाइल मेनू, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, चूज टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेम्पलेट एंड क्लिक ऑन ओपन। मतलब कि फाइल मेनू पर जाएंगे, न्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जो भी टेम्पलेट आपको लेना है उस टेम्पलेट पे जाएंगे और जो टेम्पलेट आपको चूज करना है उसको चूज करके ओपन कर दीजिए, आप उस टेम्पलेट सामने ओपन हो जाएगा। व्हाट इज़ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, देखिए टेबल ऑफ कंटेंट जो आपका इंडेक्स होता है ना, किसी बुक का इंडेक्स होता है जो फ्रंट में एकदम लिखा होता है, जो आप जैसे ही बुक को ओपन करेंगे दूसरा या तीसरा पेज इंडेक्स का होता है, वह इंडेक्स बताता है पूरी बुक के बारे में कि भैया कहाँ पर कौन सा चैप्टर है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो उसी के बारे में यह है टेबल ऑफ कंटेंट। अ टेबल ऑफ कंटेंट इज़ अ लिस्ट ऑफ टॉपिक इन अ डॉक्यूमेंट विद दियर करस्पेंडिंग पेज नंबर। देखें आपने, वही इंडेक्स की बात कर रहा है। इट इज़ यूजुअली डिस्प्लेड एट द front of a document before start a written work. It gives a readers to a document an overview of the content. ये कंटेंट का ओवरव्यू देता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेल मर्ज या मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज में देखिए होता क्या है, मेल मर्ज इज एन ऑटोमेटिक फीचर that allow user to send the same letter or mail or document to multiple recipient at the same time। मतलब एक ही टाइम में एक लेटर को एक या एक से अधिक लेटर को, एक सेम लेटर को कई लोगों को भेजने के लिए एक ही साथ जो भेजा जाता है उसी को कहते हैं मेल मर्ज। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेन डॉक्यूमेंट, एक होता है डेटा सोर्स। तो जो डेटा हम भेजते हैं किसी को, जो लेटर या डेटा हम भेजते हैं किसी को कोई डॉक्यूमेंट, तो वह क्या होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है, वह होता है मेन डॉक्यूमेंट। और डेटा सोर्स क्या होता है, डेटा सोर्स का मतलब वो होता है वह एड्रेस जिसको हम भेजते हैं, जो रिसिपिएंट लिस्ट होती है ना, उसको हम डेटा सोर्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रिंट द मर्ज डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने जो है कि मेल मर्ज का जो स्टेप्स है उसको छोड़ दिया है, अगर आप लोग को टाइम मिले तो आप मेल मर्ज के स्टेप्स को देख लीजिएगा कि मेल मर्ज का किया कैसे जाता है, ठीक है। और प्रिंटिंग द मर्ज लेटर उसको प्रिंट करना है तो सेलेक्ट सेव पर जाएंगे, प्रिंट मर्ज डॉक्यूमेंट पर जाएंगे, क्लिक ऑन प्रिंट डॉक्यूमेंट पर जाएंगे, इस तरह से आपका प्रिंट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से देखिए क्या है, व्हाट इज़ यूज ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस फीचर। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे देखिए, यह इस तरीके से आपका जो है कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है, आप लोग देखे होंगे तो, और यहाँ पर A B C और यहाँ 1 2 3, तो जो 1 2 3 से दिखाया गया इधर, इसको हम बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। जो कॉलम होता है इसकी संख्या जो होती है वह 16,384 होता है कैल्क में, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। और जो रो होता है इसकी नंबर्स होते हैं 10,48,576, ये आपके रो होते हैं, ठीक है। ये कॉलम होता है और ये रो होता है, इसकी संख्या आपको लर्न कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉलम की डिफिनीशन क्या होती है मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, इसमें है नहीं, क्योंकि मैंने इसमें बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादातर टफेस्ट क्वेश्चन को लिया हूँ, जो इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा उसको नहीं लिया हूँ, और मुझे याद आ रहा है कि थोड़ा सा ये ज़रूरी है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। कॉलम क्या होता है, कॉलम इज़, देखिए कॉलम क्या होता है, द कम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल सेल इज कॉल्ड कॉलम, इट इज डिनोट्स बाई ABCD। इस तरह से आपका कॉलम की डिफिनीशन हो गई। आपकी रो की डिफिनीशन क्या होगी, रो द कम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल सेल इज कॉल्ड रो एंड इट इज डिनोट्स बाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यह रो की डिफिनीशन हो गई। सेल की डिफिनीशन क्या होगी, जो ये बीच का गैप होता है ना जिसमें हम डेटा भरते हैं, इसको सेल बोलते हैं। तो द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई।
इसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूज ऑफ व्हाट-इफ एनालिसिस। व्हाट-इफ एनालिसिस जो है उसका यूज क्या होता है। व्हाट-इफ क्या है? व्हाट-इफ एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यूज इन द सेल टू सी हाउ दो चेंजेस विल अफेक्ट द आउटकम ऑफ फार्मूला ऑन द वर्कशीट। मतलब व्हाट इफ का यूज हम इसलिए करते हैं ना कि मतलब जैसे अगर हम कोई फार्मूला लगा रहे हैं, जैसे आप लोग लोन ले रहे हैं तो आपको मान लीजिए 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, आपने ये फिक्स करते कि भैया मुझको 5 लाख का लोन चाहिए और बैंक ने फिक्स करते 12% ब्याज आपका लगेगा। तो आपको टाइम में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं कि मतलब 10 साल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा, तो इस तरीके से करके उसमें चेंजिंग करके आप गोल इसका सेट कर सकते हैं। और इसका देखिए मेनी सिचुएशंस, कौन कौन सिचुएशन, यू कैन प्रपोज डिफरेंट बजट्स बेस्ड ऑन रेवेन्यू, यू कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यू बेस्ड ऑन द गिवन हिस्टोरिकल वैल्यू। मतलब जो आपने पुरानी वैल्यू दिखाया है उसके अनुसार आप फ्यूचर का वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई हाइपरलिंक इन स्प्रेडशीट? गिव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक दैट कैन बी यूज्ड इन स्प्रेडशीट। हाइपरलिंक्स कैन बी यूज्ड इन कैल्क to jump to a different location from within a spreadsheet. You can lead to other parts of current file to different file. You can be stored within a file either relative or absolute hyperlink। देखिए होता क्या है कि आप हाइपरलिंक का मतलब ये हो, जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई लिंक भेजता हूँ, यूट्यूब का लिंक भेजता हूँ व्हाट्सअप पे, जब उस पर आप क्लिक करते हैं तो सीधा सीधा आप यूट्यूब पर चले जाते हैं और उस वीडियो पर चले जाते हैं, जंप कर जाते हैं व्हाट्सअप से सीधे। तो वही हाइपर लिंक होता है, वही लिंक होता है और उसी को हाइपर लिंक भी बोलते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर में अलग अलग हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप सीधे सीधे जो लिंक होता है जहाँ से आप उस पर जंप कर जाते हैं उस फाइल पर। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है डिफाइन सिनेरियो और गोल सीक, सॉल्वर और डेटा कंसोलिडेशन। ये 3-4 चीज़ें जिसको डिफाइन करना है। सबसे पहले आते हैं सिनेरियो। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो आर टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। ईच सिनेरियो इज नेम्ड एंड कैन बी एडिटेड फॉर्मेटेड सेपरेटली। इट इज इसेंशियली अ सेव्ड set of cell value for your calculation. You can easily switch between these sets using a navigator or drop down list which can be shown beside the changing cell। मतलब क्या होता है कि आप व्हाट इफ का यूज करके आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहें तो वह इस सिनेरियो में कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है गोल सीक। गोल सीक मैंने जस्ट अभी आपको बताया, व्हाट इफ का जो ऊपर एग्जांपल दिया मैंने वही। गोल सीक का मतलब, गोल मतलब क्या होता है? कोई फ्यूचर का गोल सेट करना, कोई एक वैल्यू एग्जैक्ट कर दीजिए, उसके बाद अपना काम कर सकते हैं। जैसे आपको अगर फ्यूचर में 50 लाख रुपए चाहिए तो आपको मंथली कितना रुपया जमा करना होगा कि फ्यूचर में आपको 10 साल में 50 लाख रुपये मिलेगा, यह चीज़ आप गोल सीक से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्वर। सॉल्वर क्या है? इट इज़ मोर एलोबरेटेड फ्रॉम गोल सीक। द डिफरेंस is that the solver deals with the equation with multiple unknown variables. It is specified designed to minimize and maximize the result according to set of rule that we define। मतलब देखिए गोल सीक की तरह ही होता है लेकिन इसमें 2-3 वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जो सॉल्वर होता है। उसके बाद आपका आता है डेटा कंसोलिडेशन। डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वह कंपनी कोई कार की कंपनी है और वह 2020 में, 2021 में और 2022 में उसने कार को सेल किया। मतलब 2020 में कुछ सेल किया, 2021 में कुछ किया और 2023 में कुछ किया। अलग अलग सन में, अलग अलग सेशन में, अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से कार उसने सेल किया। तो फाइनली वो चाहते हैं कि भैया हम 3 साल के एक साथ रिकॉर्ड बनाएं कि किस में ज़्यादा सेल किया, किस में कम सेल किया, किस में क्या प्रॉफिट हुआ, किस में क्या लॉस हुआ। तो वह डाटा कंसोलिडेशन होता है। मतलब एक जगह सारे डेटा को रखना, दैट इज़ कॉल्ड डेटा कंसोलिडेशन। ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द यूज ऑफ शेयरिंग अ वर्कबुक। मतलब शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वर्कबुक शेयर करते हैं, मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ किसी वर्कबुक पर या किसी सीट पर, तो मैं उसको शेयर कर दूंगा किसी से कि भैया मैं सामने वाले इंसान को शेयर कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि वह सामने वाला इंसान भी उसको एडिट कर सकता है, ओपन कर सकता है और उस पर काम कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मैक्रो। मैक्रो क्या होता है कि मैक्रो देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कोई काम आप करते हैं तो पहले मैक्रो को स्टार्ट कर देते हैं हम और उसके बाद मान लीजिए कोई काम करते हैं, कोई डेटा बनाते हैं, ऐसे करके हमने कुछ भी डेटा बनाया। तो जब हम उसको डेटा बनाने के बाद जब मैक्रो को बंद करते हैं, रनिंग उसकी बंद करते हैं, तो उसके बाद वो पूछता है, कोई शॉर्टकट की पूछता है, भैया कोई शॉर्टकट की देना चाहते हैं, मान लीजिए Ctrl+G हमने दे दिया। ठीक है। Ctrl+G दे दिया और हमने फिर इसको बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम किसी नई लोकेशन पर जाएंगे और Ctrl+G प्रेस करेंगे तो सीधा सीधा ये पूरी सीट बनी बनाई वहाँ आ जाएगी। यही आपका मैक्रो होता है। ठीक है। उसके बाद हम मेंशन एनी 2 ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म यूजिंग मैक्रो इन स्प्रेडशीट। देखिए क्या होता है, फॉर्मेटिंग सेटिंग कैन बी अप्लाइड रिपीटेडली इन स्प्रेडशीट। मतलब फॉर्मेटिंग करना है या कोई भी चीज़ सेटिंग करनी है तो इस चीज़ों को रिपीटेडली तरीके से आप स्प्रेडशीट में कर सकते हैं। डेटा की सॉर्टिंग कर सकते हैं। अप्लाइंग एनी मैथमेटिकल फंक्शन एंड फार्मूला, मैथमेटिकल फंक्शन या फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका आ गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है देखिए,
व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड एज टेबल इज नोन एज डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद है व्हाट आर रो एंड कॉलम इन अ टेबल। देखिए जो मैंने आपको रो और कॉलम की डिफिनीशन बताई वो एक्सेल के लिए बताई थी इसके पहले। अब टेबल के हिसाब से क्या होगा? इन अ टेबल रो आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स या टपल एंड कॉलम्स आर टर्म्ड एज अ फील्ड आर एट्रीब्यूट। देखिए भाई बात वही है, जैसे इस तरीके से मैंने बनाया था अभी पीछे, और उसको ऐसे ऐसे मैंने डिसाइड किया था, यहाँ पर 1 यहाँ 2 ऐसे करके लिखा था, और यहाँ ए यहाँ बी यहाँ सी यहाँ डी ऐसे लिखा था ना। तो इसको मैंने बताया कि कॉलम होता है, और इसको मैंने बताया कि रो होता है, और ये क्या होता है? कॉलम होता है। तो सेम बातें यही होती हैं। जब आप डेटा सीट में जाते हैं तो डेटाबेस में तो वहाँ पे डेटा एंट्री करने का काम होता है। जो डेटाबेस होता है उसमें डेटा ही एंट्री होती है ना। तो उसमें जो रो होता है उसको हम, या रो जो होता है इसको हम टपल भी बोलते हैं और रिकॉर्ड भी बोलते हैं। रिकॉर्ड क्यों बोलते हैं? कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ नेम लिखा हुआ है, यहाँ फादर नेम लिखा है, यहाँ मदर नेम लिखा हुआ है, तो जब हम इसमें आएंगे कोई डेटा भरेंगे तो यहाँ बच्चे का नाम लिखेंगे, उसके पिता का नाम, उसके माता का नाम, यानी ये पूरा का पूरा क्या हो गया? रिकॉर्ड हो गया। तो इसलिए हम इसको रिकॉर्ड बोलते हैं, टपल बोलते हैं। और कॉलम की बात करेंगे तो उसको फील्ड बोलते हैं और एट्रीब्यूट बोलते हैं, या ऊपर वाले को फील्ड और एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है। A row store complete information of a record where column store only similar data values for all record। मतलब कॉलम क्या करता है? मान लीजिए इस तरह से अगर बना हुआ है कुछ, ये इस तरह से बना हुआ है, तो अगर ये कॉलम होगा तो यहाँ बच्चे का नाम लिखा होगा तो ये सिमिलर डेटा इन्हें लिखेगा, इसमें सब बच्चे का नाम हो जाएगा, इसमें सब बच्चे के फादर नेम हो जाएगा। तो फादर नेम भी कॉमन सबके लिए है और यहाँ पे बच्चे का नाम भी कॉमन है, तो ये कॉलम में होता है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है व्हाट इज़ फील्ड इन डेटाबेस? गिव एन एग्जांपल। फील्ड क्या होती है डेटाबेस में? फील्ड इज़ एन एरिया रिजर्व्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा। मतलब एक सिंपल पीस ऑफ डेटा, एक तरीके का डेटा जो होता है वो होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज एट्रीब्यूट। वह एक तरीके का एट्रीब्यूट भी जाना जाता है, जैसे कस्टमर नेम हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, सैलरी हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। डिफाइन फॉर्म एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूजिंग देम। अ फॉर्म इज़ अ विंडो or screen that contains numerous field or space to enter data. Form can be used to view and edit your data. It is an interface in user specified layout. मतलब फॉर्म क्या होता है? जैसे कि आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको एक ग्राफिकल लेआउट में होता है ताकि आप डेटा को ढंग से भर सकें, तो वही फॉर्म होता है और कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट हम आगे जाते हैं। व्हाट डज DBMS स्टैंड्स फॉर? DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जानते हैं आप लोग। इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, और कुछ नहीं है। हाउ इज डेटा ऑर्गेनाइज इन RDBMS? RDBMS में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो ये रिलेशनल डेटाबेस होता है, और रिलेशनल डेटाबेस इज अ टाइप्स ऑफ डेटाबेस। इट इज़ यूज स्ट्रक्चर दैट अलाउ टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस डेटा इन रिलेशन टू अनदर पीस ऑफ डेटा। इन द डेटाबेस डेटा इज रिलेशनल डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स। जैसे होता क्या है? देखिए रिलेशनल डेटाबेस का मतलब बस यही होता है कि एक टेबल यहाँ बना हुआ है, एक टेबल ए है, एक टेबल यहाँ बी है। इसके डेटा को इससे मैच कराना, इसके डेटा को इससे मैच कराना, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। राइट द पर्पस ऑफ DBMS। DBMS का पर्पस क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? स्टोर लॉजिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एट सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। किसी एक लोकेशन पर सारे डेटा को स्टोर करके रखना। इट फैसिलिटेट डेटा शेयरिंग एमंग ऑल द एप्लीकेशन रिक्वायरिंग। मतलब ये क्या करता है कि किसी डेटा को स्टोर करके रखना प्लस उसको किसी को भी शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है वाई मेमो डेटा टाइप इज़ प्रीफर्ड ओवर अ टेक्स्ट डेटा टाइप। क्यों प्रीफर्ड करते हैं? क्योंकि मेमो में ज़्यादा कैरेक्टर आता है और उसमें कम कैरेक्टर आता है, बस सिंपल सी बात है और कुछ है नहीं। मोर देन 255 कैरेक्टर, और इसमें कैन मतलब जो टेक्स्ट होता है उसमें 255 से कम होता है और मेमो में 255 से ज़्यादा होता है, बस इतना ही जानिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट है राइट वन एग्जाम्पल ऑफ डेटा फील्ड। मतलब ऐसा एग्जांपल बताइए जिसको सेट द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू यस। मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसको यस करना होता है, तो वह जो होता है प्राइमरी की होता है। इन अ टेबल व्हेन यू डिक्लेयर्ड फील्ड एज अ प्राइमरी की देन द फील्ड्स रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी मस्ट बी सेट यस बिकॉज इन प्राइमरी फील्ड वी नीड टू एंटर डेटा ऑलवेज। मतलब होता क्या? देखिए जब डेटा कोई भरते हैं हम, तो हम कुछ ऐसे डेटा को भरते हैं जो यूनिक होता है। जैसे किसी बच्चे का, अगर किसी स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उस समय उसका क्या बोलते हैं, उसका एडमिशन नंबर होता है बच्चे का, वह सभी बच्चों का अलग अलग होता है, तो उसको प्राइमरी की में रखा जाता है। मतलब कुछ ऐसा डेटा जो किसी बच्चे से और ना मिले, कॉमन ना हो, वह प्राइमरी की बोला जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट होता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ़ देयर इज अ सिचुएशन व्हेन यू वांट टू एंटर सेम वैल्यू टू ऑल रिकॉर्ड देन टू अवॉइड टाइपिंग द सेम थिंग मेनी टाइम्स यू कैन सेट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी। मतलब होता क्या है कि मान लीजिए एक ही डेटा आपको कई बार भरना है, ठीक है, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है क्लास 10th का एडमिशन लिया और उसको सब्जेक्ट सबका लिखना है अलग अलग, लेकिन उसमें क्या होता है सारे सब बच्चों का सब्जेक्ट सेम लिखना है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST और फिर IT, तो सबका सेम सब्जेक्ट हो रहा है, तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टी में रख देंगे और उसके बाद बार बार उसको पेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है डिफाइन क्वेरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के कंटेक्स्ट में क्वेरी क्या होती है, क्वेरी इज इंक्वायरी इनटू द डेटाबेस यूजिंग द सेलेक्ट स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट गिव यू टू फिल्टर डेटा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। मतलब अपनी कंडीशन के अनुसार आप डेटा फिल्टर करके इसे निकाल सकते हैं, क्वेरी यही और कुछ है नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय DDL? DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेस। इट अलाउ यू टू क्रिएट, अल्टर एंड डिस्ट्रॉय डेटा बेस ऑब्जेक्ट। देखिए DDL का यूज करके हम किसी में डेटा जो अपने तरीके से एंटर कर सकते हैं और उसके अल्टरनेट कोई डेटा एंटर कर सकते हैं, बस यही है और कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद आते हैं डिफाइन प्राइमरी की। प्राइमरी की में आते हैं प्राइमरी की इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। इट कैन बी कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन द टेबल। देखिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो यह जो हो गया आपका प्राइमरी की हो गया। इट मस्ट कंटेंट यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड ऑफ टेबल, इट डज नॉट कंटेंट नल वैल्यू, मतलब इसमें कुछ ना कुछ जरूर रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, अ फॉरेन की इज़ अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड इज़ वन टेबल दैट रेफर्स टू अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। मतलब होता क्या है कि किसी एक टेबल, यहाँ एक टेबल बना हुआ है, यहाँ एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ उस टेबल का बच्चे का रोल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर रोल नंबर कहीं और लिखा हुआ है, तो यहाँ तो प्राइमरी की मेन हो गई और इसको इससे जब कनेक्ट किया जाएगा तो यहाँ वो फॉरेन की में आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये प्राइमरी की में आता है, लेकिन यहाँ पर उसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि यहाँ फॉरेन की में होगा। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं टेब कैंडिडेट की। कैंडिडेट की होता है द कैंडिडेट की सब सेट ऑफ सुपर की दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टू अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल। कैंडिडेट की का मतलब यह हुआ कि यह अपने साथ दूसरे टेबल या दूसरे कॉलम को दिखाता है, वह कैंडिडेट की होता है। कंपोजिट की क्या है, कंपोजिट की का मतलब होता है कि एक से अधिक कॉलम को मिलाकर जो प्राइमरी की बनाया जाता है तब वहाँ पर कंपोजिट की का यूज़ करता है। देखिए इसमें लिखा है अ कैंडिडेट की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स टेबल कॉलम, जो कॉलम होता है 2 या 2 से अधिक टेबल को कॉलम को मिलाकर दैट टुगेदर यूनिकली आइडेंटिफाई एंड एंटिटी ऑकर्स टेबल रो। मतलब वो क्या करता है कि वह अलग अलग चीज़ों को बताता है, जैसे प्राइमरी की कई टेबल के कॉलम को मिलाकर बनता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट की। नेक्स्ट हो गया रिलेशनशिप इन डेटाबेस RDBMS। रिलेशनशिप इन RDBMS क्या, देखिए रिलेशनशिप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस इज अ सिचुएशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 रिलेशनल डेटाबेस टेबल व्हेन द वन टेबल हैज़ फॉरेन की एंड रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल। देखिए होता क्या है रिलेशनशिप के बारे में आपको बताया भी हूँ इसके पहले, और रिलेशनशिप के बारे में बता दूँ मैं कि देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many और many to many। तो देखिए इसमें होता क्या, इसमें मेनली आपका फिगर काम करेगा। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो आप सिंपल सा फिगर देखिए, यह फिगर जो है 1 to 1 रिलेशनशिप के लिए है, यहाँ से एक निकलेगा और दूसरे वाले से कनेक्टेड रहेगा। और 1 to many के लिए देखिए क्या है, यह देख लीजिएगा आप लोग इसको एक बार, अगर मैं इसको समझाने लगूँ काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसको आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका 1 to many का मतलब ये हुआ कि यहाँ एक से कई सारे डाटा जो मिले हुए हैं, तो 1 to many हो गया, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। many to many का मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक से इधर अलग अलग डेटा कनेक्टेड है, फिर यहाँ इस दूसरे वाले से डेटा इधर कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये 1 to many हो गया। उसके बाद आते हैं वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें, ये लास्ट आपका यूनिट चल रहा है, इसको आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। उसके बाद है डिफाइन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है, देखिए एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने का जो मेथड होता है उसी को नेटवर्किंग कहते हैं और कुछ होता नहीं है,
ठीक है। अ कंप्यूटर नेटवर्किंग इज प्रैक्टिस फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग डेटा। ठीक है, डेटा शेयर करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जो जोड़ते हैं हम, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। व्हाट आर मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग? जो मेन टाइप्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग को होते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और उसके बाद वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसको मैं आगे और अच्छे से डिफाइन किया हूँ, तो मैं आगे बताऊँगा इसके बारे में। ठीक है। व्हाट इज़ मेन पर्पज ऑफ स्विच? स्विच का जो मेन पर्पज होता है वह किस लिए होता है? अ स्विच इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइसेज और सेगमेंट नेटवर्क विद स्मॉलर सबसेट ऑफ लैन। लो जो लैन होता है उस लैन को जो जोड़ने का काम करता है अलग अलग लैन को, दैट इज कॉल्ड स्विच आते हैं। उसके बाद स्विच हब रिपीटर राउटर मॉडेम और एनआईसी, इन सबको डिफाइन करना है। तो अ नेटवर्क स्विच कनेक्टेड डिवाइस इन अ नेटवर्क टू ईच अदर इनेबलिंग देम टू टॉक बाई एक्सचेंजिंग डेटा पैकेट्स। वो डेटा पैकेट्स को एक्सचेंज करने के लिए जो है कि स्विच का यूज करते हैं। हब क्या है? अ नेटवर्क हब इज़ अ नोड दैट ब्रॉडकास्ट डेटा एवरी कंप्यूटर और इथरनेट बेस्ड डिवाइस कनेक्टेड टू इट। मतलब एक बीच में डेटा हो गया, डिवाइस हो गई, और इधर साइड से डेटा कनेक्टेड हैं डिवाइसेस, और वह क्या करता है कि ये पूरा मर्ज करके यहाँ डेटा को और अलग अलग डिवाइसों को भेजता है। तो बीच में जो डेटा है इसी को हब बोलते हैं। नेक्स्ट है रिपीटर। रिपीटर देखिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। रिपीटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर पावरफुल नेटवर्क डिवाइस दैट आर यूज टू रीजनरेट सिग्नल व्हेन दे ट्रेवल ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस इंश्योरिंग दैट सिग्नल स्ट्रेंथ रिमेन कांस्टेंट। मतलब अगर कोई डेटा यहाँ से यहाँ भेजना है, यहाँ से यहाँ भेजना है, तो दूर तक जाएगा तो वह क्या होता है, डेटा वीक हो जाता है ना। तो यहाँ बीच में रिपीटर लगा देते हैं, यहाँ तक यह डेटा इसको कैच करेगा, फिर यहाँ से आगे भेजेगा, फिर यहाँ रिपीटर लगा देंगे तो यहाँ से मर्ज करके डेटा को फिर आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से रिपीटर इसको काम करता है, डेटा को थोड़ा और अच्छे तरीके से पहुँचाने का काम करता है। नेक्स्ट है राउटर। अ डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इट परफॉर्म द नेसेसरी ट्रांसलेशन सो दैट द कनेक्टेड नेटवर्क कैन कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। राउटर क्या करता है, मतलब दो नेटवर्क आपस में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें, इसलिए राउटर का यूज करते हैं। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम देखिए सिंपल सा क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी को इन्फॉर्मेशन को भेजता हूँ, अगर मुझे यही जो पीडीएफ है किसी को भेजना होगा तो पीडीएफ मेरे फ़ोन में डिजिटल फॉर्मेट में है, लेकिन जब मैं किसी को भेजूंगा तो ये अलग अलग तरीके से टूट जाएगा और मेरे फ़ोन से जैसे ही निकलेगा ये एनालॉग सिग्नल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? एनालॉग में बदल जाएगा। फिर जब सामने वाले इंसान के पास पहुंचेगा तो वहाँ पर वो डिजिटल में कन्वर्ट होगा, फिर उसके कंप्यूटर में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉडेम होता है ये सिग्नल को, मतलब जो ये डेटा होता है उसको क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो कि मॉडेम करता है। ये एनआईसी है। एनआईसी मैंने यहाँ डिफाइन करना है, लिखना छूट गया मुझसे। एनआईसी क्या फुल फॉर्म होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यह क्या होता है, ये कंप्यूटर में पहले से ही इनबिल्ड होता है, जो कि जो नेटवर्किंग का तार होता है लाइन का, उसमें आप लोग लगाते हैं जिस पिन में, वही एनआईसी होता है। व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी? मेश टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या होता है? मेश टोपोलॉजी देखिए होता क्या है, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, यहाँ पर एक कंप्यूटर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो यह क्या होता है, मेश टोपोलॉजी होती है। तो देखिए मेश टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या होता है? इन मेश टोपोलॉजी ईच नोड इज़ कनेक्टेड मोर देन वन नोड सो दैट इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव रूट इट इन केस द होस्ट आइदर डाउन और बिजी। मतलब यहाँ से कोई डेटा, मान लीजिए यहाँ से कोई डेटा मुझको यहाँ भेजना है, लेकिन ये मेन वायर ख़राब हो गई है, तो ये डेटा चाहेगा तो इधर से ऐसे भेज सकता है। बस यही कहने का मतलब मेश टोपोलॉजी का ही फ़ायदा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए वही बस टोपोलॉजी होती तो मान लीजिए कि यहाँ पर होता है कि यहाँ पर होता है, इस तरीके से एक वायर होता है और बस टोपोलॉजी में ऐसे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर एक तार यहाँ पे ख़राब हो गया तो फिर आगे कोई डेटा नहीं पहुँच पाएगा। यही चीज़ें होती हैं और कुछ है नहीं। हाउ मेनी टेक्निक्स आर यूज टू ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क? नेटवर्क पर जो डेटा होता है ट्रांसफ़र कैसे कैसे होता है? सर्किट स्विचिंग होता है, पैकेट स्विचिंग होता है और मैसेज स्विचिंग होता है। 3 तरीके से डेटा को भेजा जाता है। Why is internet called network of network? Internet is called network of network because it connects several large and all heterogeneous network together into a bigger network. ये बड़े नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको जो इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता है। राइट टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट। देखिए दो फायदे इसकी बात कर रहा है। तो इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट, एंटरटेनमेंट, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन एंड फॉर प्रोवाइडिंग मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ ईमेल। बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते भी हैं। ISP का नाम पूछा है तो आप लोग जानते हैं, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, अक्सर करके क्वेश्चन आ जाते हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। वाईमैक्स की बात आई। वाईमैक्स और सैटेलाइट क्या होता है? वाईमैक्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यह क्या है?
वाईमैक्स का फुल फॉर्म है। इट इज़ वायरलेस ट्रांसमिशन डेटा यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स। मतलब ये क्या करता है कि वायरलेस डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट विच आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है और यह नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और लिंक्स को प्रोवाइड करता है टेलीफोन और टेलीविज़न पर। उसके बाद नेक्स्ट है, वाई डू वी यूज़ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? तुरंत हमको बात करना होता है। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? तुरंत। इंस्टेंट हमको किसी से बात करना है, कोई मैसेज भेजना, कोई चैट करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंट मैसेजिंग। इसमें वीडियो कॉल के फीचर भी होते हैं, वेब कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो कॉलिंग भी होती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं डिफ्रेंशिएट लैन, मैन और वैन। देखिए लैन, मैन, वैन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ये हो गया कि एक छोटी सी जगह जो हो गई, या कैंपस हो गया, कोई स्कूल हो गया, वहाँ पे जो कनेक्टेड करने का काम करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को, दैट इज़ कॉल्ड लैन। वो क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वह एक स्थान पर कनेक्टेड करने का काम करता है, वो लैन हो गया। मैन क्या हो गया? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का मतलब मेट्रो क्या होता है? सिटी होता है। तो मैन क्या करता है कि ये एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट करने का काम करता है, या फिर ओवर अ सिटी, पूरे सिटी को कनेक्ट करने का काम करता है, जो कि मैन करता है। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वाइड मतलब खूब ढेर सारा, बड़ा नेटवर्क। वाइड का मतलब बड़ा। ये पूरे कॉन्टिनेंट को, पूरे देश को, पूरे कंट्री को कनेक्ट करने का काम करता है, जो कि वैन होता है। तो देखिए जियोग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें एक मिनट, अगर जियोग्राफिकल एरिया की बात हम करें तो जियोग्राफिकल एरिया में आपका जनरली विद इन अ बिल्डिंग, लाइन का बिल्डिंग में यूज़ होता है, मैन का विद इन सिटी होता है, और ये अक्रॉस द कॉन्टिनेंट मतलब एक दूसरे से दूसरे देश को। डिस्टेंस क्या होती है? ये 5 किलोमीटर तक होता है, 160 किलोमीटर तक होता है, या अनलिमिटेड होता है वैन। और स्पीड क्या होती है इसकी? 11 to 54 Mbps होती है, इसकी 11 to 100+ Mbps होती है, और इसकी थोड़ा सा कम होती है, देख लीजिए उसमें। ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो इससे लिख लीजिएगा। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की बात कर रहा है। तो सर्किट स्विचिंग में देखिए क्या होता है, इनिशियली डिज़ाइन फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। जो सर्किट स्विचिंग होती है वॉइस कम्युनिकेशन के लिए होता है, बातचीत के लिए। उसके बाद है इनफ्लेक्सिबल बिकॉज वंस अ पाथ इज सेट ऑल पाथ्स ट्रांसमिशन फॉलो द सेम पाथ। एक पाथ से, एक रास्ते से कोई बात जा रही है, कोई मैसेज जा रहा है, तो वह सभी उसी से जाएंगे। इट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड। ये क्या होता है? सर्किट स्विचिंग कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। पैकेट स्विचिंग क्या होता है? इनिशियली डिज़ाइन फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए होता है। फ्लेक्सिबल बिकॉज रूट इज़ क्रिएटेड फॉर ईच पैकेट टू ट्रेवल टू द डेस्टिनेशन। जैसे कोई डेटा यहाँ पहुँचना है, एक डेटा यहाँ पर है, और इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, और इधर से भी रास्ता है। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि यहाँ पैकेट टूट जाता है, इधर से भी जाता है, इधर से भी जाता है, और इधर से भी जाता है। तो यही बात कर रहा है। उसके बाद है उसके इट इज़ कनेक्शन लेस। ये क्या होता है? पैकेट स्विचिंग कनेक्शन लेस होता है। नेक्स्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क में देखिए कुछ होता नहीं। जैसे मेरा मोबाइल है, मैं अगर किसी को डेटा कोई भेज रहा हूँ, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा जो मोबाइल होगा या सर्वर होगा, मेन कंप्यूटर होगा, और आप लोग जो देख रहे हैं आप क्लाइंट होंगे। ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं कुछ सर्च करके देखता हूँ तो मेरा मोबाइल जो क्लाइंट हो गया और सामने वाले का सर्वर हो गया। तो यही एक डिवाइस जो है कि अलग अलग तरीके से सर्वर और क्लाइंट बन जाती है। जब वो जो डिवाइसें ऐसी होती है जो सर्वर और क्लाइंट दोनों का काम करती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो उसी को हम पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं। और कुछ है नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ब्लॉग। ब्लॉग देखिए क्या होता है। ब्लॉग इज़ अ जनरल और डायरी वेयर अ person write regularly about topics that interest them, usually with photographs, links and other website they find interest। ठीक है, इस तरीके का ब्लॉग होता है। ब्लॉग याद कर लीजिए, गूगल ब्लॉग होता है, कुमायूं होता है, और 2-3 ब्लॉग को और भी याद कर लीजिएगा। अभी भी पूछता है ब्लॉग का नाम। वैसे पिछली बार पूछा था इसलिए कम चांस है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा ब्लॉग का नाम। डिफाइन वायरस। वायरस क्या होता है? A computer virus is a malicious code that replicates by copying itself to another program, computer boot sector or document and change how a computer works। मतलब जब कोई कंप्यूटर जो है कि वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो वह खुद का कॉपी बनाता है और अलग अलग फाइलों को मतलब कि क्या करता है, उससे अटैच होकर के फाइलों को करप्ट कर देता है। नेक्स्ट है बेसिक रूल्स टू फॉलो एट वर्क प्लेस एंड फायर सेफ्टी। देखिए फायर सेफ्टी के समय मतलब क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। डिफेक्टिव वायरिंग सच एज लूज वायर्स, मतलब वहाँ की वायरिंग को चेक करना चाहिए। ओवरलोडेड सॉकेट और प्लग देखना चाहिए। ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हटा देना चाहिए। और इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ इन्फ्लेमेबल और कंबस्टिबल मटेरियल्स को हटा देना चाहिए। मतलब जो लगे कि हाँ भैया यह जल सकता है तो उस चीज़ों को हटा देना चाहिए। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।
आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और पहले आप जो है कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 है तो यहाँ इसका आंसर, क्वेश्चन 2, ऐसे करके सारा कर लीजिएगा। भले ही आप उसके आंसर नहीं लिखिएगा, लेकिन बस ऐसे स्टार्टिंग में कर लीजिएगा, यानी कि एमसीक्यू सब एक जगह लिखिएगा और उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उसको बाद में करिएगा। ठीक है, ब्लू पेन का ही यूज करना है बस। तो ब्लू पेन में आप लोग देख रहे होंगे, ब्लू में थोड़ा डार्क ब्लू यूज़ कर लीजिए हेडिंग के लिए, और नॉर्मल ब्लू यूज़ कर लीजिए उसका आंसर को लिखने के लिए। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, जो चीज़ मैं बताया हूँ इसी को 2-3 बार रिपीट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और इससे आपको 60% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे, इसी वीडियो से। ठीक है, और वीडियो का इसका जो आपका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसके पीडीएफ के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, जो कि मेल आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ईमेल जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मैं या फिर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो उस पर आपको मिल जाएगा जो है कि इसका पूरा पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना नंबर कमेंट कर देगा तो मैं उससे कॉन्टेक्ट कर लूँगा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच पूरी वीडियो को देखने के लिए। बाकी पीडीएफ आपको मेल कर दूंगा, आप मुझे मेल करके, जैसे मुझे मेल करके मैसेज करेंगे पीडीएफ के लिए तो मैं आपको मेल कर दूंगा। और आपको अबाउट में मिल जाएगा मेल, मेरा मेल जो है कि वैसे नोट कर लीजिए, p4pankaj@gmail.com, यही मेरा मेल है। बाकी आप लोग मेल करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा डेटा पीडीएफ को। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, मैं इसी के जो एमसीक्यू आपका है 150 एमसीक्यू मैंने कराया है जो कि इंपॉर्टेंट है, और वह मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू एंड दैट्स ऑल, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम डियर स्टूडेंट्स।